हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी क्लासेस केमिस्ट्री की क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वीबीटी। वीबीटी मींस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम बात करेंगे कि जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें किस प्रकार से, जो बात करें रिपल्शन फोर्सेस हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, ये काम करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। और इसमें हम आगे और देखते हैं, देखो कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसके पहले हम हिस्ट्री जानेंगे, फिर हम एक एग्जांपल लेके H2 मॉलिक्यूल्स का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, तो द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज गिवन बाय हिटलर एंड लंदन इन 1927। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो हिटलर और लंदन ने बात करें 1927 में दिया था। फिर उसके बाद हम बात करें कि दिस थ्योरी वाज लेटर इंप्रूव्ड बाय एरिक पाउलिंग एंड स्लेटर इन 1931। अब ये जो थ्योरी थी इसको फिर और बात करें इंप्रूव किया गया, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाया गया, वो जेसी स्लेटर ने इन 1931 में लाया गया। अब वीबीटी का जो हम एग्जांपल, ये तो जिसके ओरिजिन की बात थी, अब हम एक एग्जांपल लेंगे वीबीटी की थ्योरी को समझने के लिए। जो H2 का जो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया गया इस थ्योरी को समझाने के लिए। इस थ्योरी को समझाने के लिए उन्होंने बताया कि जैसे कि बात करें, सपोज टू हाइड्रोजन एटम्स A and B are each other having nuclei HA and HB। अब सपोज हम मानते हैं, माना कि हम जो हाइड्रोजन एटम है AB, दो हाइड्रोजन एटम लेते हैं, हाइड्रोजन एटम A एंड हाइड्रोजन एटम B, और बात करें आर ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या है, हैविंग न्यूक्लियस, उनके क्या है, नाभिक हैं, न्यूक्लियस है HA एंड HB। ओके, अब इनके नाभिक HA HB या NA NB भी हम ले सकते हैं इसमें। अब बात करें करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो उनके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके जो करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन से बात करें, करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स EA एंड EB रेस्पेक्टिवली, जो करस्पॉन्डिंग जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं EA एंड EB, हम रेस्पेक्टिवली उनको लेते हैं। तो EA एंड EB रेस्पेक्टिवली हम जो इनके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लेते हैं, और फिर हम आगे देखते हैं किस प्रकार से जो इनका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन जो फोर्सेस हैं वो काम करते हैं। ओके, देखो अब इस थ्योरी में हम और आगे देखते हैं कि बात करें कि when two atoms are at a large distance, जब दोनों एटम्स जो होते हैं एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस पे जब होते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, तो नो इंटरेक्शन बिटवीन द टू एटम्स, तो उन दोनों एटम्स के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं रहता। तो बात करें नो इंटरेक्शन बिटवीन द टू एटम्स एट टेक प्लेस। ओके, जब कोई इंटरेक्शन नहीं रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब वो एक दूसरे के पास आते हैं, एट टेक प्लेस, जब एक दूसरे के पास आते हैं, तो एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे टोटल जो एनर्जी होती है, जो सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, इज द सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल एटम्स। जो टोटल एनर्जी ऑफ द एटम्स होती है वो सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल एटम, वो इंडिविजुअल जो एटम्स की एनर्जी है इसके इक्वल होती है। जो उनकी इंडिविजुअल जो एनर्जी होती है, जब हम उनको टोटल करेंगे तो वो उसके इक्वल होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे देखिए ये हाइड्रोजन A और हाइड्रोजन B दो मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पे हैं, बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पे, ओके, लार्ज डिस्टेंस पे हैं, तो इनमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई एनर्जी का बात नहीं। लेकिन जब वो एक दूसरे के पास जब आते हैं ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इस तरीके से जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते हैं, जो टोटल जो एनर्जी होगी, जो इनकी टोटल जो एनर्जी होगी, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल एटम्स। जो इंडिविजुअल जो एटम्स की जितनी एनर्जी थी, जो इनकी एनर्जी थी, उनका बात करें इंडिविजुअल एनर्जी थी, उसका क्या होगी, सम होगी, उसका टोटल ही, जो पूरे सिस्टम की बात करें तो EA प्लस EB, ये जो सम होगा इसका इक्वल, ये जो बात करें तो पूरा सिस्टम है उसकी एनर्जी
होगी। ओके, तो ये पॉइंट हमारा ये है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, देखो पीपीटी में हम और आगे बात करते हैं, इस थ्योरी को और आगे ले जाते हैं। जब बात करें व्हेन द टू एटम्स कम्स क्लोजर, जब दोनों एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं तो न्यू अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिगिन टू ऑपरेट। तो नए अट्रैक्शन और जो रिपल्शन जो फोर्स हैं वो ऑपरेट करने लग जाते हैं, वो चालू हो जाते हैं, वो शुरू हो जाते हैं और कंट्रोल करने लग जाते हैं जो एटम्स को। न्यू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस में बात करें, डिसाइड द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम फॉर इट्स ऑन इलेक्ट्रॉन। मींस बात करें कि जो एक न्यूक्लियस है, माना एक एटम हाइड्रोजन ए है, तो वो अपने ही जो उसका जो न्यूक्लियस है, जैसे Na या फिर हाइड्रोजन ए हम लें, तो वो न्यूक्लियस अपना ही इलेक्ट्रॉन Ea को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वैसे ही Hb या न्यूक्लियस, दूसरे न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस बी है जो दूसरे वाले हाइड्रोजन का, वो अपने ही इलेक्ट्रॉन बी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो बात करें द फॉलोइंग अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट ऑपरेटिंग। तो जो बात करें, जो दिए हुए जो फॉलोइंग अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव वो जो फोर्सेस हैं वो क्या करेंगे, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो स्टार्ट होते हैं। अब देखो सीधी सिंपल सी बात यह है कि वो अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके, और बात करें जैसे सीधी सिंपल सी बात यह है कि जैसे He को अट्रैक्ट करता है, Hb Eb को अट्रैक्ट करता है। और वैसे ही जो रिपल्शन की बात करें तो Ha को रिपल्शन करेगा, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस को रिपल्सिव करेगा और एक इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन का कार्य करेगा। तो मींस बात करें कि जो एक दूसरे की तरह जो सेम होते हैं वो तो एक दूसरे को रिपल्सिव करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं वो फोर्सेस की, जो डायग्राम कौन कौन से अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो काम करते हैं। तो फर्स्ट हम देखें, देखो जैसे हमने न्यूक्लियस एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की है, माना ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ए और ये उसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम और ये इसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन बी, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये ए का न्यूक्लियस, ये इसका इलेक्ट्रॉन। तो हम पहले अट्रैक्टिव फोर्स की बात करें तो अट्रैक्टिव फोर्स में जैसे कि सबसे पहले ये जो एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन ए जिसका न्यूक्लियस है, ये खुद के इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। वैसे ही दूसरा मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बी, ये खुद के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। इसके साथ ही हम बात करें तो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन जो फोर्सेस है, जो एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसे कि इस तरह ये यहाँ पे कर रहा है। और जैसे कि यहाँ पे बात करें, ये वाला मॉलिक्यूल्स दूसरा मॉलिक्यूल्स पहले वाले मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को भी थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके से हम अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करें तो Na न्यूक्लियस ऑफ A अट्रैक्ट करता है खुद के इलेक्ट्रॉन्स को, Ea को, और बात करें न्यूक्लियस ऑफ B अट्रैक्ट करता है खुद के इलेक्ट्रॉन्स को, और Na जो Na मॉलिक्यूल से मतलब न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन A एटम, वो अट्रैक्ट करता है Eb दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को भी, और Nb दूसरे इस एटम की बात करें तो ये पहले एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अब बात करें आगे की तरफ देखें, अब बात करते हैं रिपल्सिव फोर्सेस की। तो रिपल्सिव फोर्सेस में बात करें तो रिपल्सिव फोर्सेस में यहां देखो, रिपल्सिव फोर्सेस में ये एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए मजबूर करते हैं। तो जैसे बात करें जो न्यूक्लियस है Ha एटम का, तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब हम रिपल्सिव फोर्सेस की बात करें तो रिपल्सिव फोर्सेस जैसे बात करें Na और Nb, मतलब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस फर्स्ट और न्यूक्लियस सेकंड के बीच क्या रहेगा, रिपल्शन रहेगा, और इलेक्ट्रॉन A और इलेक्ट्रॉन B के बीच में रिपल्शन रहेगा, प्रतिकर्षण रहेगा। अब बात करें यहाँ पे Na, जो बात करें न्यूक्लियस ऑफ Ha, हाइड्रोजन A है जो हमारा, उसका क्या है, ये न्यूक्लियस है Na, और बात करें Nb न्यूक्लियस ऑफ Hb, दूसरा जो एटम है उसका न्यूक्लियस है। Ea यहाँ पे हाइड्रोजन A का इलेक्ट्रॉन और Eb
दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से ये जो फोर्सेस है क्या काम करते हैं आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं, देखो क्या होता है कि व्हेन अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस ऑफ बोथ हाइड्रोजन एटम, जब दोनों के बात करें अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव जो फोर्स होते हैं दोनों हाइड्रोजन एटम्स के, जब ये दोनों इक्वल होते हैं देन दे स्टार्ट ओवरलैपिंग, जब इनमें ओवरलैपिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये एक दूसरे को ओवरलैप करने लग जाते हैं। ओवरलैप करने के पश्चात संयोजन होता है, कॉन्जुगेशन होता है, एंड कोवैलेंट बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कॉन्जुगेशन बाय कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं, ये जुड़ जाते हैं। अब बात करें when atoms have distance each other, जब एटम्स में क्या होता है एक दूसरे से जब डिस्टेंस होता है then the internuclear distance is high, तो उनमें जो अंत बात करें नाभिकीय दूरी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है बहुत दूर हो जाता है। बिकॉज ऑफ इट द बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू इंक्रीजेस, जब बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू जब इंक्रीज हो जाती है, क्यों, क्योंकि इनकी जो इंटरन्यूक्लियर जब डिस्टेंस है जब बढ़ जाता है तो। ठीक है, तो फिर बॉन्ड जो बात कर रहे हैं बॉन्ड एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाती है। अब इससे रिलेटेड एक जो डायग्राम दिया गया है वो डायग्राम देखते हैं हम, एक ग्राफ दिया गया है इससे रिलेटेड। जैसे कि देखिए एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बीच में एक ग्राफ खींचा गया, एनर्जी और एंथैल्पी है और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में एक ग्राफ खींचा गया जब माना दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग थे, और जैसे ही तो उस वक्त जो इनकी एनर्जी थी और जैसे ही बात करें ये जब दोनों मिले तो इनकी जो एनर्जी एक दूसरे के पास आए, जब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो इस कंडीशन में ये दोनों मिले एंड देन हम बात करें जब दोबारा से क्या एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं तो कुछ ग्राफ इस तरह के आपको मिलता है। तो इस ग्राफ के थ्रू उन्होंने ये बताया कि जो H2 बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ है, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो 64 पिकोमीटर है, 64 पिकोमीटर हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है। और बात करें जो बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड एंथैल्पी है वो है 435.8 किलो जूल पर मोल, 435.8 किलो जूल पर मोल इसकी बॉन्ड एंथैल्पी है। तो ये तो था हमारा डब्ल्यू। बात करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये बताया कि किस प्रकार से जो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स दोनों एटम्स को अट्रैक्ट करते हैं, रिपल्शन करते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करता है, वो ओवरलैपिंग करके कॉन्जुगेशन करता है और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये तो थी हमारी वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।